मूवी की शुरुआत 4 जुलाई की शाम से होती है, जहां एवा अपनी बेस्ट फ्रेंड डेनिका की एंगेजमेंट के लिए तैयार होने अपने होम टाउन साउथपोर्ट वाले घर में आती है और अपनी दोस्त की एंगेजमेंट की खुशी के साथ साथ उसकी पार्टी में आने वाले अपने हाई स्कूल के बॉयफ्रेंड माइलो से वापस मिलने की नर्वसनेस में खुद को अच्छी तरह से तैयार करके पार्टी में आ जाती है। डेनिका की एंगेजमेंट उन सबके ही एक दोस्त टेडी से होती है, जिसके पिता साउथपोर्ट के मेयर हैं। यहाँ एवा और उसका एक्स बॉयफ्रेंड माइलो भी काफ़ी लंबे समय बाद एक दूसरे से वापस मिलकर बहुत खुश होते हैं और पार्टी के बाद चारों दोस्त उनकी पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए नशा करने और फायरवर्क्स देखने जाने का प्लान करते हैं। तभी उन चारों की मुलाकात उनकी पुरानी दोस्त स्टीवी और उसकी दोस्त हना से होती है। हालांकि स्टीवी के मन में अब भी उन सबके लिए कड़वाहट होती है, क्योंकि हाई स्कूल के बाद उसके सब दोस्त उसे छोड़कर कॉलेज चले गए थे और वह अपनी फैमिली कंडीशंस की वजह से यहीं रह गई थी। लेकिन फिर भी वे उसे अपने साथ चलने के लिए मनाते हैं तो वह मान जाती है। उसके बाद वे पांचों दोस्त कार में ड्रिंक्स और मस्ती मजाक करते हुए उनके फेवरेट स्पॉट में आ जाते हैं, जहां से पूरे शहर के फायरवर्क्स साफ दिखाई देते हैं। सब मस्ती में खोए रहते हैं, लेकिन टेडी मस्ती मस्ती में सड़क के बीच में खड़ा हो जाता है और उनकी ओर आती हुई एक कार को देखकर भी वहां से हटने का नाम नहीं लेता। इसलिए एक बार तो माइलो सही समय पर उसे धक्का देकर कार से टकराने से बचा लेता है, लेकिन फिर भी टेडी की मस्ती खत्म नहीं होती है और उसकी इसी बेवकूफ़ी भरी हरकत की वजह से उनकी ओर आता हुआ एक पिकअप ट्रक उसे बचाने के चक्कर में अचानक से मुड़कर सड़क के किनारे जाकर खाई में गिरने लगता है। पांचों घबराकर ड्राइवर को बचाने दौड़ते हैं और ट्रक को भी गिरने से रोकने की कोशिश करने लगते हैं। ड्राइवर भी किसी तरह कांच तोड़कर टेडी का जैकेट पकड़कर खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी ट्रक उनके हाथों से फिसल जाता है और ड्राइवर टेडी के जैकेट और ट्रक सहित ही नीचे खाई में जा गिरता है। ये सब देखकर पांचों दोस्त सहम जाते हैं, क्योंकि हादसा साफ साफ टेडी की लापरवाही की वजह से हुआ होता है। एवा घबराकर जिद करने लगती है कि उन सबको नीचे जाकर ड्राइवर को बचाना चाहिए, मगर खाई इतनी गहरी और खतरनाक होती है कि उन्हें वहां उतर पाना और उस ड्राइवर का जिंदा बच पाना भी नामुमकिन लगता है। टेडी तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल कर देता है, लेकिन डर ये होता है कि सारा इल्ज़ाम उन पर ही आ जाएगा। इसलिए वे लोग एम्बुलेंस का इंतज़ार किए बिना ही वहाँ से भागकर टेडी के घर पहुँच जाते हैं, जहाँ टेडी उन सबको इस बारे में किसी को भी न बताने के लिए कसम खिलवाता है। लेकिन फिर भी एवा गिल्ट में डूबने लगती है, तो डेनिका उसे समझाती है कि टेडी के पिता सब कुछ संभाल लेंगे और फिर पांचों दोस्त चुपचाप अपनी अपनी जिंदगी में लौट जाते हैं। लेकिन ठीक 1 साल बाद एवा फिर से डेनिका के ब्राइडल शॉवर के लिए साउथपोर्ट लौटती है, जहां एयरपोर्ट पर उसकी मुलाकात एक अजनबी लड़की टाइलर से होती है। हालांकि मुलाकात छोटी होती है, लेकिन दोनों जल्दी ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसलिए माइलो जब उसे पिक करने आ जाता है तो वह टाइलर को भी साउथपोर्ट ड्रॉप करने अपने साथ ले लेती है। सफ़र के दौरान टाइलर उन्हें बताती है कि वह एक पॉडकास्ट शो लाइव लाफ स्लॉटर की होस्ट है और वह यहाँ 1997 के फिशरमैन बेन विलिस द्वारा की गई खौफनाक हत्याओं पर एक एपिसोड शूट करने आई है। पार्टी में पहुंचकर एवा और माइलो की मुलाकात फिर से डेनिका और स्टीवी से होती है, लेकिन अब डेनिका और टेडी का ब्रेकअप हो चुका है और उसकी नई एंगेजमेंट अब एक दूसरे लड़के वायर्ड से हो चुकी है। पार्टी के दौरान जब डेनिका अपने दोस्तों के सामने गिफ्ट खोल रही होती है तो उसे गिफ्ट में एक कार्ड भी मिलता है, जिस पर धमकी भरे शब्दों में लिखा होता है, आई नो वॉट यू डिड लास्ट समर। इसे देखकर डेनिका के चेहरे का रंग उड़ जाता है, पर तभी उसका नया फियांसे वाइट वहां आ जाता है, तो वह खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करती है और एवा, माइलो और स्टीवी को चुपके से अलग बुलाकर वह नोट दिखाती है। सब सोचने लगते हैं कि ये कौन भेज सकता है, क्योंकि उस रात जिस सैम नाम के आदमी का एक्सीडेंट हुआ था उसकी तो वहीं मौत हो गई थी और हादसे वाली जगह में भी उन पांचों के अलावा और कोई भी नहीं था। डेनिका को लगता है कि शायद ब्रेकअप के गुस्से में टेडी ही उसके साथ ये सब मजाक कर रहा है, तो माइलो, एवा और स्टीवी उस कार्ड को लेकर सीधे डॉक्स पर टेडी की बोट में आ जाते हैं। लेकिन जब वे लोग टेडी को वह नोट दिखाते हैं तो वह साफ इनकार कर देता है कि उसका इस सबसे कोई लेना देना नहीं है और उस पर शक करने से गुस्सा होकर उन सबको वहां से भगा भी देता है। और उसी रात जब डेनिका अपने घर में ऊपर वाले कमरे में बाथटब में नहा रही होती है तो नीचे उसके फियांसे वाइट को अंधेरे से हार्पून गन का एक तीर आकर लगता है और एक रहस्यमयी काले रेनकोट वाला कातिल उसके सामने आकर उसे एक हुक से बेरहमी से मार डालता है। हेडफोन लगे होने के कारण डेनिका वाइट की आवाज़ भी नहीं सुन पाती है, लेकिन जब वह थोड़ी देर बाद नीचे आती है
तो सामने का नज़ारा देखकर उसकी सांसें थम जाती हैं। फायरप्लेस के सामने वायट की लाश सीधी लटकी हुई होती है और पीछे दीवार पर खून से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है, यू कांट इरेज द पास्ट। घबराहट में डेनिका अपने दोस्तों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और वायट की मौत से बहुत दुखी होती है। लेकिन समय के साथ जब माहौल थोड़ा शांत होता है तो सब एक जगह इकट्ठा होकर सोचने लगते हैं कि आखिर इस सब के पीछे कौन हो सकता है, क्योंकि वायट तो उस हादसे वाली रात उनके साथ था भी नहीं। सबको लगता है कि कोई तो ऐसा है जो उनका राज जान चुका है। तभी अचानक माइलो को एवा की नई दोस्त टाइलर पर शक होता है, क्योंकि आते वक्त रास्ते में उसने एवा से जो बातें की थीं उनमें उसका 1997 में हुए ऐसे ही मर्डर्स के प्रति अजीब सा जुनून झलक रहा था। एवा पहले तो हिचकिचाती है, लेकिन फिर टाइलर से मिलकर ही सच्चाई पता करने का फैसला करके अकेले ही उससे मिलने पहुंच जाती है। और टाइलर भी एवा को अपने साथ वही पुरानी शॉप दिखाने लाती है जहां 1997 में फिशरमैन बेन विलिस ने ऐसी ही बेरहम हत्याएं की थी। वह एवा को 1997 में हुए उस हादसे की असली कहानी सुनाने लगती है और उसके बताने का तरीका इतना डार्क और डिटेल्ड होता है कि एवा को उस पर हल्का शक भी होने लगता है। इसलिए एवा टाइलर के ऊपर जाते ही चुपके से कॉल करके माइलो और स्टीवी को भी मदद के लिए बुलाने लगती है। लेकिन अगले ही पल उसके पीछे वही रेनकोट पहना हुआ वही कातिल आकर खड़ा हो जाता है, जबकि टाइलर अभी भी ऊपर ही होती है। अब वह कातिल एवा और टाइलर दोनों पर हमला करके एवा को एक केज में फंसा देता है और टाइलर के पीछे लग जाता है। और तब तक एवा केज से निकलकर उसे बचा पाती उससे पहले ही कातिल टाइलर को भी बेरहमी से मारने लगता है। पर बचने की कोशिश में टाइलर किसी तरह कातिल का मांस खींच देती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि फिर वह कातिल टाइलर को एवा और स्टीवी के सामने ही बेरहमी से छत से फांसी पर लटका देता है। थोड़ी देर में पुलिस आकर पूरे घटनास्थल की जांच करती है और अगले दिन पूरे साउथपोर्ट के नागरिकों के साथ टाउन मीटिंग करके सख्त कार्रवाई का वादा करती है। लेकिन एवा और उसके दोस्तों को अच्छी तरह पता होता है कि कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। इसलिए एवा खुद ही मदद मांगने के लिए पास के ही टाउन में जाकर 1997 में हुए ऐसे ही एक हादसे की सर्वाइवर जूली से मिलती है। जूली अब एक कॉलेज प्रोफेसर है और उसने अपनी पुरानी जिंदगी और डरावनी यादों से पूरी तरह दूरी बना ली है। लेकिन फिर भी वह एवा को डरा हुआ देखकर अपने घर बुलाती है और उसे सलाह देती है कि जो भी ये कर रहा है तुम उससे भाग या छुप नहीं सकते हो। तुम्हें खुद ही उसे ढूंढकर मारना होगा, इससे पहले कि वह तुम सबको एक एक करके मार दे। एवा अब अपने दोस्तों के साथ टाउन हॉल की मीटिंग में आ जाती है, लेकिन वहां टेडी के पिता पुलिस के साथ मिलकर इस पूरी घटना को केवल एक सुसाइड बताने की कोशिश करते हैं ताकि वहां आने वाले टूरिस्ट डरकर भाग ना जाए। लेकिन अब कुछ लोगों को महसूस होने लगा है कि शहर में फिर से कुछ डरावना लौट आया है और उन्हीं लोगों में एक स्टीवी का बॉस रे भी है, जो और कोई नहीं बल्कि 1997 में हुए फिशरमैन के हमले का सर्वाइवर है। लेकिन टेडी के पिता शहर पूरी तरह से सुरक्षित है कहकर उन सब की बात टाल देते हैं। अब सारे दोस्त मिलकर रे को भी अपनी सारी बातें बताते हैं। इसी दौरान उन्हें पता चलता है कि रे और जूली का तलाक हो गया था और अब वे दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। रे उन सबको एक्सीडेंट वाले उस ट्रक के मालिक का पता लगाने की सलाह देता है ताकि उन्हें सैम के बारे में और जानकारी मिल सके। इसलिए एवा, माइलो और स्टीवी पुलिस द्वारा गाड़ियां जब्त करके रखने वाली जगह में जाकर उस ट्रक का रजिस्ट्रेशन पता करने की कोशिश करते हैं। वहां काम करने वाले आदमी से उन्हें पता चलता है कि वह ट्रक शहर के पास्टर के नाम पर रजिस्टर्ड है। इसी बीच डेनिका और टेडी पुराने कब्रिस्तान जाते हैं, जहां उन्हें 1997 में कातिल द्वारा मारे गए लोगों की कब्रें दिखती हैं। साथ ही उन्हें वहां सैम की कब्र भी दिखती है, जिस पर ताज़े फूल रखे हुए होते हैं। डेनिका को लगता है यहाँ ज़रूर कोई आया होगा। वह कब्रिस्तान की देखरेख करने वाले इंसान को वहाँ के कैमरा फुटेज दिखाने के लिए मना लेती है ताकि पता चल सके कि सैम की कब्र पर वो फूल किसने रखे हैं। लेकिन जैसे ही वह इंसान अंदर जाकर फुटेज चेक करने की कोशिश करता है, तभी कातिल वहाँ आकर हुक से उसका गला काट देता है। साथ ही सारी केबल्स भी काट देता है ताकि कोई फुटेज ना देख पाए। जब वह इंसान बहुत देर तक बाहर नहीं आता तो टेडी भी उसे ढूंढने चला जाता है, लेकिन तभी कातिल अचानक से डेनिका के पीछे आकर उस पर हमला करने लगता है। डेनिका उससे बचकर भागते हुए एक पुरानी इमारत में आ जाती है और डरते डरते एक परेड वाले रथ के नीचे छुप जाती है। लेकिन कातिल उसे पकड़कर बाहर निकाल लेता है और मारने ही वाला होता है कि ठीक वक्त पर टेडी उस पर हमला करके डेनिका को बचा लेता है। लेकिन कातिल वहां से भाग निकलता है
इसी दौरान रे जूली के घर पर उससे मिलने जाता है और गुस्से में उसे एवा को खुद जाकर कातिल की जांच करने की सलाह देने के लिए ताना मारता है और कहता है इससे उन सबके साथ भी वही हादसे हो सकते हैं जो पहले उनके दोस्तों के साथ हुए थे। पर अब सारे दोस्त टेडी के घर पर आ जाते हैं और कातिल के डर से रात में कोई भी अकेले न सोने का प्लान करते हैं। लेकिन बाद में जब माइलो और एवा करीब आने की कोशिश कर रहे होते हैं तब एवा माइलो से कहने लगती है कि वह उसे चोक करे। तो माइलो ये सुनकर थोड़ा असहज हो जाता है और बहाना बनाकर अपना फ़ोन चार्जर लेने बाहर कार में आ जाता है। खुद को समझाता है उसे एवा की बात माननी चाहिए। लेकिन वापस अंदर लौटते समय अचानक कातिल वहां आकर एक रस्सी से माइलो का गला घोंट देता है और उसकी गर्दन तोड़कर उसे वहीं मार डालता है। फिर उसकी ही कार में उसकी बॉडी लेकर वहां से चला जाता है, जिसे देखकर एवा को लगता है कि जैसे माइलो ही उससे नाराज होकर कहीं चला गया है। अगले दिन डेनिका और एवा पास्टर और सैम के बीच के संबंध का पता करने चर्च पहुंच जाती हैं, जहां उनकी मुलाकात स्टीवी की दोस्त हना से होती है। बातचीत के दौरान डेनिका वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर चर्च के अंदर चली जाती है और पास्टर की नोटबुक खंगालने लगती है। तभी उसे वहां छुपी हुई तस्वीरें मिलती हैं जिनमें पास्टर और सैम साथ दिखाई दे रहे होते हैं। डेनिका को समझ आ जाता है कि शायद पास्टर ही उन सबसे सैम की मौत का बदला ले रहे हैं। इसी बीच एवा भी पास्टर से सैम के बारे में जानने की कोशिश करती है, लेकिन पास्टर सैम के बारे में कुछ बात नहीं करते बल्कि उसकी मदद के लिए एक किताब लाने अंदर जाने लगते हैं। तो एवा भी तुरंत डेनिका को मैसेज भेजकर सावधान कर देती है, जिससे डेनिका किसी तरह बचकर चुपचाप वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है और दोनों पुलिस स्टेशन आकर पुलिस को समझाने लगती हैं कि पास्टर ही शायद ये सब हत्याएं कर रहे हैं। लेकिन पुलिस उनकी बात नहीं मानती और उन्हें ही पास्टर को हैरेस करने के इल्ज़ाम में पुलिस स्टेशन में रोक लेती है। इसी दौरान टेडी जब घर पर होता है तो कातिल वहां जाकर उस पर भी हमला कर देता है। टेडी उससे लड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कातिल उसे बार बार चाकू मार देता है और जब टेडी के पिता बाहर आकर उसे देख रहे होते हैं तो कातिल हुक को उनके गले के भी आर पार कर देता है। थोड़ी ही देर बाद पूरे पुलिस स्टेशन में अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि कातिल ने उन दोनों की लाशों को पुलिस स्टेशन के सामने लाकर लटका दिया होता है। एवा, डेनिका और स्टीवी सब ये देखकर बुरी तरह टूट जाते हैं, लेकिन हालात और भी बुरे हो जाते हैं जब उन्हें माइलो की कार में माइलो की लाश मिलती है। एवा, डेनिका और स्टीवी तीनों अब रे के कहने पर खुद को बचाने के लिए टेडी की बोट लेकर साउथपोर्ट से भागने लगते हैं। पुलिस भी अब पास्टर पर शक करके उन्हें गिरफ्तार करने चर्च पहुंच जाती है, लेकिन इस सब के पीछे पास्टर भी नहीं होते, क्योंकि कातिल पहले ही उन्हें बेरहमी से मार चुका होता है। पर तभी एक ऑफिसर को दीवार पर लगी तस्वीरों में पास्टर की फोटो में सैम के साथ स्टीवी भी खड़ी दिखती है और तभी बोट में डेनिका और एवा के सामने असली कातिल आकर खड़ा हो जाता है और जब वह अपना चेहरा दिखाता है तो दोनों हैरान रह जाती हैं, क्योंकि वह और कोई नहीं बल्कि स्टीवी ही होती है। स्टीवी उन्हें बताती है कि वह सैम के साथ रिलेशनशिप में थी और उस रात सैम पास्टर का ट्रक लेकर वहां आया था ताकि मुझे तुम सबके साथ शराब पीने से रोक सके, लेकिन वे तुम सबकी गलती से मारा गया और बाद में सैम की मौत की खबरें देखकर मुझे सच्चाई का पता चला, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई क्योंकि टेडी के पिता ने पास्टर और बाकी सारे लोगों को खरीद लिया था, इसलिए मैंने खुद ही बदला लेना शुरू कर दिया। डेनिका और एवा उससे बचने के लिए बोट में इधर उधर भागने लगती हैं। तभी रे भी वहां पहुंचकर स्टीवी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी स्टीवी डेनिका के सीने में हुक घोंप देती है और उसे बोट से नीचे फेंक देती है। तो रे भी स्टीवी को गोली मार देता है, जिससे वह भी पानी में गिर जाती है और असली कातिल अब मारा जा चुका है कहते हुए रे उसे वापस साउथपोर्ट लाने लगता है। तो एवा भी जूली को कॉल करके इस सब के पीछे स्टीवी के होने के बारे में बताती है, लेकिन सोचती है कि स्टीवी अकेली ये सब कैसे कर सकती है। तो जूली भी स्टीवी के बारे में सर्च करती है और उसे एहसास होता है कि शायद रे भी स्टीवी के साथ मिला हुआ हो सकता है, इसलिए वह तुरंत एवा को बचाने साउथपोर्ट आ जाती है। तभी बोट में एवा नोटिस करती है कि रे की पीठ पर चोट का निशान उसी जगह है जहां उसने कातिल को घायल किया था। वह समझ जाती है कि रे भी स्टीवी के साथ मिला हुआ है। वह डरकर भागने की कोशिश करने लगती है तो रे भी उसे बताता है कि स्टीवी तुम्हें नहीं मारना चाहती थी, क्योंकि तुम ही अकेली थी जो उस रात सैम को बचाना चाहती थी। लेकिन रे ऐसा नहीं चाहता, वह एवा पर भी हमला कर देता है और जूली जब तक वहां पहुंचती है तब तक रे एवा की पीठ में चाकू घोंप चुका होता है। जूली उसे संभालने की कोशिश करती है, पर तभी रे भी वहां आ जाता है और खुलासा करता है कि स्टीवी बदला लेना चाहती थी।
इसलिए उसने ही स्टीवी को बदला लेने के लिए ये कातिल वाला आइडिया दिया और उसकी मदद भी की, क्योंकि जो कुछ भी 1997 में उनके साथ हुआ था वह धीरे धीरे इतिहास से मिटता जा रहा था और वह नहीं चाहता था कि लोग वह सब भूल जाएं। और चूंकि अब जूली उसके बारे में सच्चाई जान चुकी है तो वह जूली को मारकर इस सब का सारा इल्ज़ाम जूली पर ही डालना चाहता है। लेकिन वह जूली को मार पाता उससे पहले ही पीछे से एवा हार्पून गन से रे की पीठ पर एक तीर मार देती है और वह दर्द में चीखता हुआ खुद ही वहीं मर जाता है और दोनों बच जाते हैं। इसी बीच डेनिका भी किसी तरह किनारे तक बहकर जिंदा बच जाती है और कुछ दिनों बाद जब डेनिका और एवा दोनों हॉस्पिटल से निकलते हैं तो दोनों अब एक दूसरे को ही अपना सोलमेट मानकर हमेशा साथ रहने का फैसला करते हैं। पर तभी उन्हें पता चलता है कि स्टीवी भी अभी जिंदा है। तो दोनों ऐसे ही मजाक में कहती हैं कि उन्हें अब मिलकर स्टीवी को खत्म करना होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्रेडिट सीन में जूली की ही एक और सर्वाइवर दोस्त कार्ला टीवी पर इस पूरे हादसे की न्यूज़ देख रही होती है। उसमें रे की मौत की खबर चल रही होती है, पर तभी उसके दरवाजे पर जूली घबराई हुई सी पहुंचती है और उसे एक मैसेज दिखाती है जिस पर फिर से किसी और कातिल ने धमकी देते हुए लिखा होता है, इट्स नॉट ओवर। इसलिए अब जूली अपनी दोस्त से उस नए कातिल को मारने के लिए मदद मांगती है। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।